हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर है हमारा वीट। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीट या बोटेनिकल डेस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डेस्क्रिप्शन क्रिप्शन इसमें कॉमन नेम तो हमारा वीट है, गेहूं। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? टिर्टिकम एस्टिवम। टिर्टिकम एस्टिवम। और वैरायटी क्या है वीट की? फैमिली। किस फैमिली के अंतर्गत आता है ये फैमिली? ग्रेमनी या पोएसी, जिसमें ग्रेमनी ओल्ड नेम है हमारा, ग्रेमनी या पोएसी। पोएसी फैमिली के अंतर्गत ये वीट की फैमिली आती है। क्रोमोसोम नंबर वीट का क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 6x। जहाँ पे x आता है हमारा वो प्लैडी लेवल हो जाता है। तो ये हेक्सोप्लैड है गेहूँ। जो टिर्टिकम एस्टिवम है वो हेक्सोप्लैड गेहूँ है और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 42। ये क्रोमोसोम नंबर हो गया और ये प्लैडी लेवल हो गया। तो हेक्सोप्लैड है, हेक्सोप्लैड में क्या है? एलो हेक्सोप्लैड। ठीक है, ये तो बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन हो गया गेहूं का। अब गेहूं का ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ वीट। ओरिजिन ऑफ वीट। गेहूं का ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया माना जाता है। टर्की में पड़ता है जो टर्की। इसके अलावा गेहूं को किंग ऑफ सीरियल, अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। किंग ऑफ सीरियल किसको बोला जाता है? वीट को। इसके अलावा जो वर्ल्ड में गेहूं का कौन सा स्थान आता है? द वर्ल्ड, विश्व में फर्स्ट रैंक गेहूं की है, फर्स्ट रैंक। और हमारे इंडिया में इंडिया में गेहूं सेकंड नंबर पर आता है। सेकंड रैंक इंडिया में है। ठीक है, इसके अलावा जो सीरियल है, जैसे अनाजों का राजा गेहूं है, तो ये सीरियल जो है शब्द सीरियल जो वर्ड है ये वर्ड रोमन वर्ड से आया है। रोमन वर्ड से आया है जिसका अर्थ है, रोमन वर्ड सेरस, जिसका अर्थ है गॉडेस ऑफ ग्रेन। ठीक है, अनाजों की देवी, अन्नपूर्णा इसका अर्थ है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन, बीट प्रोटीन। जो टिर्टिकम एस्टिवम जो गेहूं है वो हमारे भारत में 87% एरिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, बीट प्रोटीन, इसका नाम है ग्लूटेन। ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो कि चपाती बनाने के लिए अच्छी है। गुड फॉर चपाती या बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छी है। तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो गेहूँ उगाया जाता है वो टिर्टिकम एस्टिवम उगाया जाता है, जो कि हेक्सोप्लैड है। प्लैडी लेवल इसका हेक्सोप्लैड है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बीट ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस के लिए कौन सा जीन इसमें रिस्पॉन्सिबल है? ड्वार्फनेस
इसमें ड्वार्फनेस के लिए एक वैरायटी है नॉरिन 10, नॉरिन 10 जो कि जापानीज वैरायटी है, जापानीज वैरायटी। इस वैरायटी को आइसोलेट करके आइसोलेटेड बाय डॉक्टर N.E. बोरलॉग। N.E. बोरलॉग ने इस वैरायटी को मैक्सिको में ये क्या बोलते हैं अडेप्ट किया था या फिर आइसोलेट की थी N.E. बोरलॉग में। अब देखिए पहले जो वैरायटी थी गेहूं की वो हमारे इंसान जितनी लंबी हो जाती थी, जिसमें लजिंग की प्रॉब्लम होती थी और जनसंख्या जितनी बढ़ रही थी उस हिसाब से हमारा गेहूं का प्रोडक्शन उतना नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते भुखमरी का शिकार होने लगे थे लोग। उस समय जो हमारे कृषि मंत्री थे श्री सी सुब्रमण्यम कृषि मंत्री थे भारत के, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कारण बनी जिसको मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन फादर और ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है N.E. बोरलॉग। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो बीट डॉर्फनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है, वैरायटी का नाम है नॉरिन 10, नॉरिन 10 ये वैरायटी है जो कि जापानीज वैरायटी है। और इसमें जीन कौन से पाए जाते हैं? SD1 एंड SD2 ये 2 जीन पाए जाते हैं। ये 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं ड्वार्फनेस ऑफ बीट, मतलब बीट की हाइट को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये 2 जीन। तो ये जापानीज वैरायटी है। इस वैरायटी को जो N.E. बोरलॉग हैं, डॉक्टर N.E. बोरलॉग ने आइसोलेटेड किया जापानीज वैरायटी को एट मैक्सिको पे, जब वो काम कर रहे थे मैक्सिको में जब काम कर रहे थे N.E. बोरलॉग, तब इन्होंने जापानीज वैरायटी को यहाँ पे आइसोलेटेड करके कुछ वैरायटी रिलीज की जो कि मैक्सिकन वैरायटी कौन कौन सी हैं? जैसे लर्मा रोजो, सोनेरा 63 64 ये वैरायटी हैं। ये इंट्रोड्यूस करी गई, ये मैक्सिकन वैरायटी हैं, ठीक है। ये इंडिया में 1965 में इंट्रोड्यूस की गई, मतलब लाई गई। इन वैरायटी के चलते ही हमारी इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति। तो इसलिए ही विश्व में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है N.E. बोरलॉग को। और हमारे उस समय भारत में जो साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में MS स्वामीनाथन हैं, ठीक है। तो इनका भी योगदान ग्रीन रेवोल्यूशन में रहा। एक तो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड N.E. बोरलॉग, डॉक्टर N.E. बोरलॉग। और इंडिया में कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। और इस समय हमारे भारत में कृषि मंत्री कौन थे? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री सी सुब्रमण्यम, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं एरिया एंड प्रोडक्शन बीट का।
अब देखते हैं एरिया और प्रोडक्शन। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा एरिया वीट का कहाँ है? यूपी में, उसके बाद है एमपी, उसके बाद है इसका पंजाब का नंबर, ठीक है, एरिया में। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यूपी में होता है, उसके बाद होता है ये पंजाब में, और उसके बाद होता है एमपी में। इसके बाद प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में ये अंतर है कि ये ओवरऑल प्रोडक्शन मतलब कितना प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, और प्रोडक्टिविटी होती है पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है कौन से राज्य में? पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में। ठीक है, तो ये तो हुआ एरिया एंड प्रोडक्शन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीड। क्लासिफिकेशन ऑफ बीड। बीट के क्लासिफिकेशन में एक तो होता है ये हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि 87% एरिया में उगाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा हमारे भारत में उगाया जाता है 87%। जिसकी चपाती बनती हैं या बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं वो है हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ये ही गेहूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा गेहूँ है? ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि एनई बोरलॉग के द्वारा हमारी इंडिया में लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। दूसरा है ड्यूरम, इसको ब्रेड बीट भी बोलते हैं, ड्यूरम, और या इसको बोलते हैं मैक्रोनी बीड, मैक्रोनी बीड। ये 12% एरिया में ग्रो किया जाता है, 12% एरिया में ग्रो किया जाता है, जिससे सूजी या मैक्रोनी बनाई जाती है। ठीक है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 28, 2n बराबर 28 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है, और इसका 42 होता है। ठीक है, आगे है इमर बीट। इमर बीट, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम, ये 1% एरिया में ग्रो किया जाता है। ठीक है, सबसे कम एरिया इसका रहता है इमर बीट। ये जैसे तमिलनाडु के क्षेत्र में ये ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, और इसके अलावा उप्पूमाब में ये उगाया जाता है। ठीक है, इसका भी जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो 2n बराबर 28 रहता है। ठीक है, टेट्राप्लॉइड बीट है ये भी टेट्राप्लॉइड बीट है, और ये है हेक्साप्लॉइड बीट। ठीक है, जिसमें प्लॉइडी लेवल हेक्साप्लॉइड होता है, ये टेट्राप्लॉइड होता है, और ये भी टेट्राप्लॉइड होता है। अब गेहूं में देखते हैं इरिगेशन स्टेज। इरिगेशन स्टेज गेहूं में 6 इरिगेशन स्टेज बताई गई हैं। नंबर 1 है क्राई स्टेज, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो आती है लगभग 21 दिन में, जिसमें जड़ें निकलती हैं। दूसरी होती है इसमें ट्रिलरिंग स्टेज, कल्ले निकलने की अवस्था, ये अवस्था आती है 90 दिन में लगभग। ठीक है, तीसरी होती है इसमें जॉइंटिंग स्टेज, जब गेहूं के तना में जॉइंट बनना स्टार्ट हो जाती हैं उसे बोलते हैं जॉइंटिंग स्टेज। चौथी होती है इसमें फ्लावरिंग स्टेज, जब गेहूं में फूल बनना शुरू होते हैं 3 से 5 दिन तक इसमें फ्लावर बनते हैं, जिसको इसके फ्लावर को बोलते हैं फ्लोरेट। फ्लावर को क्या बोलते हैं? इसको गेहूं के फ्लावर को फ्लोरेट, फ्लोरेट, जो 3 से 5 दिन तक ही फ्लोरेट इसमें होते हैं। छोटे फ्लावर होते हैं, हरे रंग के फ्लावर होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा गेहूं की बाली को क्या बोलते हैं, जैसे ये गेहूं है, इसकी पूरी बाली होती है, इसको बोलते हैं स्पाइक। और इसके एक सीड को क्या बोलते हैं, सीड का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस, ठीक है। और इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, सूक, इसको बोलते हैं सूक। ओके।